हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन के इस कोर्स में और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज हम लोगों को देखना है आउटपुट इंस्ट्रक्शन में थोड़ा और डिटेल में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स। हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे कि हम वेरिएबल की वैल्यू कैसे प्रिंट कराते हैं प्रिंट मेथड की मदद से। हम लोग पहले भी एक इंट्रोडक्शन देख चुके हैं कि प्रिंट नाम का एक मेथड होता है जिसकी मदद से हम लोग आउटपुट स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन अभी हम उसको डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम देखेंगे कैसे मल्टीपल वैल्यूज, एक से ज़्यादा वैल्यूज हम एक ही बार प्रिंट मेथड को कॉल करके प्रिंट करा सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि एक सेपरेटर का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ होता है। फिर हम देखेंगे कि प्रिंट मेथड का जो डिफ़ॉल्ट नेचर है वो जावा में जो प्रिंटलन मेथड है उसके जैसा ही है। आपने अगर जावा नहीं भी पढ़ी है तो कोई इशू नहीं है, वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अलावा एक एंड भी यूज़ होता है प्रिंट मेथड के अंदर, उसको भी हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे सेपरेटर और एंड दोनों को साथ में अगर यूज़ करें तो किस तरीके से उसका सिंटैक्स होगा। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की हम बात करेंगे। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्या होती हैं ये आपने अगर सी लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको पता है, और नहीं भी पता है तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। फिर लास्ट में हम देखेंगे रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रिंट वेरिएबल वैल्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो किस तरीके से वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराई जाती है। जैसे कोई वेरिएबल है x और इसकी वैल्यू है 10, तो मुझे इसको प्रिंट कराना है। तो मेरे पास तरीका है प्रिंट मेथड, और प्रिंट मेथड के अंदर सिंपली हम लिख देंगे x, तो ये x की वैल्यू प्रिंट कर देगा। यानी बहुत ही सिंपल है, आप वेरिएबल का नाम लिखिए प्रिंट के अंदर और वो प्रिंट हो जाएगा। अब अगर आपको एक से ज्यादा वैल्यूज प्रिंट करनी है तो कैसे होगा। जैसे आपके पास एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू है 10 और एक और वेरिएबल है y जिसकी वैल्यू है 20। अब आपको इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है तो कैसे करेंगे। आप लिखेंगे प्रिंट और दोनों वैल्यूज x और y कॉमा से सेपरेट करते हुए लिख देंगे, तो ये दोनों वैल्यूज प्रिंट हो गई। लेकिन आप एक चीज को यहाँ नोटिस करें कि जब आप एक से ज्यादा वैल्यूज प्रिंट मेथड के द्वारा प्रिंट करवाते हैं तो उनके बीच में स्पेस बाय डिफॉल्ट आता है। यानी बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर है दैट इज स्पेस। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट सेपरेटर स्पेस ना रहे, कुछ और रहे, तो वो आप सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ SEP। सेपरेटर के लिए शॉर्ट में होता है SEP। कैसे यूज करना है वो बताता हूँ। जैसे आप चाहते हैं कि ये जो 10 और 20 हमने x और y की वैल्यू प्रिंट करी, इनके बीच में कॉमा आ जाए, तो हम लिखेंगे प्रिंट। देखिए, एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं लिखूं x, ठीक है, और डबल कोट्स में लिख दूं कॉमा, और फिर मैं लिख दूं y। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि मैं तीन चीजें प्रिंट करा रहा हूं। एक तो x प्रिंट करा रहा हूं, फिर कॉमा प्रिंट करा रहा हूं, फिर y प्रिंट करा रहा हूं। तो देखिए किस तरीके से प्रिंट हो रहा है। लेकिन आप एक चीज नोट करिए कि आपको 10 के और कॉमा के बाद स्पेस भी दिखाई दे रही है, तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आई है वो तो आएगी ही आएगी अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो। लेकिन आप कहते हो कि नहीं, मुझे तीन चीजें नहीं प्रिंट करानी, मुझे तो दो ही चीजें प्रिंट करानी है, x और y, और उसमें हम कॉमा से सेपरेट करना चाह रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे। हमने लिखा प्रिंट x कॉमा y, मतलब यहां हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद मैंने कॉमा लगाया और मैं लिखता हूं SEP, और इसकी वैल्यू मैं बता देता हूं कॉमा। तो SEP इज अ सेपरेटर, तो यहां पर हमने सेपरेटर बता दिया कॉमा। अब आप देख सकते हैं क्या आ रहा है 10,20। वो जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रही थी वो नहीं आ रही, तो हम ये इस तरीके से सेपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट ये मैंने लिखा दोबारा से, और इस बार मैं यहाँ पर कॉमा की जगह कोलन लगा देता हूँ। तो आप देखें दोनों के बीच में कोलन एज अ सेपरेटर वर्क कर रहा है। चलिए एक और बात समझ लेते हैं। आप लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखे थे, और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में ये समझा था कि आप दो स्ट्रिंग के बीच में अगर प्लस ऑपरेटर लगाते हैं तो वो दोनों स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा प्रिंट और इसके अंदर लिख देता हूं AB, ये एक स्ट्रिंग है, इसको कंकैटिनेट कर रहा हूं CD से। तो आप देख सकते हैं इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, कंटिन्यूशन में ये प्रिंट हो रहा है क्योंकि AB और CD दोनों स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो गई हैं और उसके बाद प्रिंट हो रही है क्योंकि प्लस कंकैटिनेशन ऑपरेटर है। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर हमने यहाँ पर लिखा होता प्रिंट AB कॉमा CD, तो देखिए वैसे तो मैं ये बात अभी आपको समझा चुका हूँ, दोबारा मैं बता रहा हूँ कि अगर आप दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं प्रिंट मेथड में, दो या दो से ज्यादा, तो कॉमा से सेपरेट करते हुए पास करेंगे। जैसे आपने ऊपर प्रिंट में x कॉमा y लिखा है, वैसे ही यहाँ पर आपने दो स्ट्रिंग कॉमा से सेपरेट करते हुए दिए। तो बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर होता है वो होता है स्पेस। इसीलिए जब आप प्रिंट करेंगे तो AB के बाद आपको स्पेस दिखाई दे रही है, तो ये कंकैटिनेट नहीं किया है हमने। जबकि इसके ऊपर जो प्रिंट लिखा है जिसमें AB प्लस CD लिखा है, वहां पे हम कंकैटिनेट करने के बाद प्रिंट करा रहे हैं, इसलिए कोई स्पेस नजर नहीं आ रही है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि आप दो कंटिन्यूएशन में स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं तो उनके बीच में स्पेस दिखेगी। अब आप कहते हैं कि मुझे तो इन दोनों को अलग अलग लाइन्स में प्रिंट कराना है, ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। कोई भी दो वैल्यू को अगर आप अलग अलग लाइन में प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे 10 और 20 को अलग अलग लाइन में प्रिंट कराना चाहते हैं, तो सेपरेटर में आप \n भी लिख सकते हो। तो आप इस तरीके से देखोगे कि दोनों वैल्यूज अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रही हैं। अब देखिए जो
प्रिंट मेथड है पाइथन में, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि जावा में प्रिंटलन मेथड था। अब ये उन लोगों को बात समझ में आ रही होगी जिन लोगों ने जावा पढ़ी हुई है। अगर जावा नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। प्रिंटलन फंक्शन क्या करता था, ऑटोमेटिकली लाइन चेंज करता था। इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 बार प्रिंटलन फंक्शन को कॉल करके कुछ मैसेज प्रिंट कराएंगे तो दोनों मैसेज अलग अलग लाइन में प्रिंट होंगे। और बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर प्रिंट फंक्शन काम करता है। यानी अगर आपने लिखा प्रिंट ए, ठीक है, और फिर आपने लिखा प्रिंट बी, तो ये अलग अलग लाइन में प्रिंट होने वाला है, सेम लाइन में प्रिंट नहीं होने वाला है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट और ए लिख देता हूँ, ठीक है, तो ए दिखेगा। अब लेकिन मैं यहाँ शेल पे कोडिंग कर रहा हूँ तो ये तो पहले प्रिंट को लिखने पर ही चला देता है। तो 2 प्रिंट का इस तरह का जो बिहेवियर होगा उसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक पाइथन फाइल में कोडिंग करनी पड़ेगी। तो यानी हम स्क्रिप्ट एक बार बना लें और फिर एक साथ स्क्रिप्ट को चलाएं। तो ये hello.py हमने फाइल बनाई हुई थी, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसमें हम कोडिंग कर लेते हैं। अब मैं लिख रहा हूँ प्रिंट और यहाँ पर मैंने लिख दिया सपोज करिए ए, और फिर मैंने एक और प्रिंट लिख दिया जिसमें मैंने लिख दिया बी, ठीक है। आप चाहें तो कुछ मीनिंगफुल डेटा भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिख दें हेलो, आप लिख दें स्टूडेंट्स, और एक और लिख लेता हूँ प्रिंट लर्न पाइथन, ठीक है। अभी मैंने सिंपली एक स्क्रिप्ट लिखी है जिसमें 3 प्रिंट फंक्शन हैं। अब मैं इसको रन करके बता रहा हूँ। ये देखिए मैंने रन किया, यहाँ पर तीनों अलग अलग लाइंस में प्रिंट हो रहे हैं। तो यही बात मैं समझाना चाह रहा था कि तीनों अलग अलग लाइन में क्यों प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल प्रिंटलन मेथड जैसा है, ऑटोमेटिकली लाइन चेंज इसमें होती है। अब आप ये कहते हैं कि मैं 3 बार प्रिंट लिखूं लेकिन वो अलग अलग लाइन में प्रिंट ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट वो लाइन चेंज कर रहा है, पर यहां मैं लाइन चेंज नहीं करवाना चाह रहा। तो मैं क्या कर सकता हूं, हेलो के बाद कॉमा देता हूं और लिखता हूं एंड, और इसकी वैल्यू दे देता हूं स्पेस। तो अब जब हेलो प्रिंट होगा तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन नहीं होगा। यानी बाय डिफॉल्ट जो प्रिंट मेथड प्रिंट करता है उसके बाद लाइन चेंज कर देता है, यानी एंड करता है स्ट्रिंग को या डेटा को, डेटा की प्रिंटिंग को विथ न्यू लाइन कैरेक्टर। हम क्या बोल रहे हैं कि हमें वो न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं चाहिए, हम उसकी जगह स्पेस चाहते हैं। तो फिर कैसा दिखेगा, अभी देखिए मैंने सिर्फ पहले वाले प्रिंट फंक्शन में ये चेंजेस करें और कहीं चेंजेस नहीं करें। तो मैं इसको सेव करता हूं, उसके बाद फिर से रन करता हूं। अब आप देख सकते हैं कि हेलो स्टूडेंट्स एक ही लाइन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने ये कहा कि हेलो के बाद बाय डिफॉल्ट जो लाइन चेंज होती है वो ना हो, उसकी जगह एंड किससे हो, स्पेस से हो। अब आप बोलते हैं मुझे एंड स्पेस से नहीं चाहिए, मुझे फुल स्टॉप से चाहिए। तो यस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ चेंजेस करेंगे, एंड में आप यहाँ पे लिख दीजिए फुल स्टॉप। तो यहाँ हेलो के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा, लाइन चेंज नहीं होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलो के बाद फुल स्टॉप आया है, यानी डॉट आया, उसके बाद स्टूडेंट्स प्रिंट हुआ है। तो लाइन चेंज इसलिए नहीं हुई क्योंकि लाइन चेंज की जगह ही तो हमने फुल स्टॉप यानी डॉट लगा दिया है। तो इस तरीके से हम एंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक और इसी तरह से करके बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा हेलो स्टूडेंट्स और उसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ एंड, सॉरी कॉमा लगाना पड़ेगा हमें पहले, एंड, और एंड की वैल्यू कर देता हूँ डॉट डॉट डॉट। मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग यहाँ लिख सकते हैं। वो इस प्रिंट के प्रिंटिंग कर देने के बाद आखिरी में यानी एंड में 3 डॉट लगा देगा। तो हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद डॉट प्रिंट होगा, उसके बाद स्टूडेंट्स प्रिंट होगा, फिर 3 डॉट प्रिंट होंगे, फिर लर्न पाइथन आएगा। तो ये सब कुछ आने वाला है एक ही लाइन में। तो देखिए मैंने यहाँ पर सेव कर लिया। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ। ये रन किया, देखें क्या आउटपुट आ रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है हेलो डॉट स्टूडेंट्स ट्रिपल डॉट लर्न पाइथन। अब आप ये कहते हैं कि हमें सेपरेटर का भी इस्तेमाल करना है और एंड का भी इस्तेमाल करना है। तो यस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। जैसे मैं इसमें चेंजेस करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स बनाता हूँ। लेट्स से x की वैल्यू 10 ले लेता हूँ, y वेरिएबल ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू 20 ले लेता हूँ, और एक z वेरिएबल ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू 30 ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले x की वैल्यू आए, फिर y की, फिर z की, लेकिन एंड में फुल स्टॉप आ जाए, यानी सब कुछ प्रिंट होने के बाद लास्ट में फुल स्टॉप आ जाए। और साथ ही मैं ये भी चाहता हूँ कि जो सेपरेटर है वो क्या हो, तो वो हो कोलन। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए मैंने स्क्रिप्ट तो लिख दी है, अब इसको रन करके बताता हूँ क्या होगा। आप देख सकते हैं 10:20, यानी सेपरेटर हमने कोलन रखा था इसलिए 10:20:30, और लास्ट में हमने बोला एंड कर दो फुल स्टॉप से, इसलिए फुल स्टॉप से एंड हो गया। तो आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चीज़ हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे आप लोगों ने शायद C लैंग्वेज अगर पढ़ रखी है तो आपको मालूम होगा, वहाँ पे आपने यूज़ किए थे %d,
%C, %F, इस तरीके से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आप यूज़ करके फॉर्मेट स्ट्रिंग बनाते थे। आपको याद दिलाऊं, सी लैंग्वेज में क्या होता था, आप लिखते थे printf और printf में आपने लिख दिया जैसे sum of %d and %d is %d और फिर आपने वेरिएबल्स के नाम लिख दिए A, B, C, मान लीजिए 3 वेरिएबल्स हैं। ऐसे आप लिखते थे कहाँ, सी लैंग्वेज में, या C++ में भी लिख सकते थे। तो ये जो आप लिखते थे दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, यानी एक ऐसी स्ट्रिंग आपने लिखी है, डबल कोट्स में लिखा है, यानी स्ट्रिंग है जिसमें हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज किया है। जैसे यहाँ पे 3 बार %d यूज करें तो हम ये जानते हैं कि A की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी कहाँ, पहले वाले %d की जगह, B की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी दूसरे वाले %d की जगह, और C की वैल्यू हो जाएगी तीसरे वाले %d की जगह। क्या ऐसा हम लोग पाइथन में कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। हमें क्या सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा, हम लिखेंगे प्रिंट और प्रिंट के बाद हमें जो भी फॉर्मेट स्ट्रिंग बनानी है वो बना सकते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग। और बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग %d %c का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन कौन से हैं उसकी पूरी लिस्ट मैं आपको दिखाता हूं, कितने फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। इसके बाद लेकिन थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज हुआ। आप जैसे सी लैंग्वेज में वेरिएबल का नाम यहां पे लिखते थे, आप अभी भी वेरिएबल का नाम लिखेंगे लेकिन उसमें प्रीफिक्स लगाएंगे %। यस, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि तभी इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो पाएगी %d की जगह या जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने यूज किया उसकी जगह। यानी आप क्या लिखने वाले हैं, %, के बाद आप लिखने वाले हैं वेरिएबल का नाम। और अगर पैरेंथेसिस में लिखें तो ज्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि जब एक से ज्यादा वेरिएबल लिखने होंगे तो आपको पैरेंथेसिस लगाना ही पड़ेगा। एक सिंगल वेरिएबल होगा तो पैरेंथेसिस नहीं भी लगाएंगे चलेगा। चलिए इसको मैं प्रैक्टिकल करके भी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू 10 है और मैं x की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ। किस तरीके से? मैं लिखा प्रिंट वैल्यू ऑफ x इज, और इसके बाद प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं लिखता हूँ %d। ठीक है, %d, और %d के बाद हाँ ये ध्यान रखिए यहाँ पर अब आपको कॉमा नहीं लगाना। मैंने शायद यहाँ बताते वक्त कॉमा लगा दिया है। चलिए अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग में रहेगा, अब आप भूलेंगे नहीं इस बात को। यहाँ पर कॉमा नहीं लगाना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये मेरे से भी गलती हुई। क्यों गलती हुई? क्योंकि हमें printf की आदत है, सी लैंग्वेज में वहां कॉमा लगता है, तो हमें शायद है कि हम यहाँ कॉमा लगाने की गलती कर दें। लेकिन आपको दोस्तों याद रखना है कि यहाँ पर कॉमा नहीं लगता। कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम सीधे यहाँ पर स्पेस दें या ना दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लिखें % और उसके बाद आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे, दैट इज x। अब आप देख सकते हैं यहाँ आउटपुट क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ x इज 10। तो %d तो रिप्लेस होने वाला है, यानी %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो तो हट जाएगा, उसकी जगह वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। अब आप बोलते हैं कि अगर एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो हम किस तरीके से वैल्यू प्रिंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है 3, एक वेरिएबल है b जिसकी वैल्यू है 4, एक और वेरिएबल है c जिसकी वैल्यू है a + b। ठीक है, अब मैं लिखना चाहता हूँ प्रिंट सम ऑफ %d एंड %d इज %d। ठीक है, कॉमा नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, % और फिर a, b, c। तो देखिए प्रिंट हो रहा है सम ऑफ 3 and 4 is 7। गॉट इट। फिर दो एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए हुए हैं, और मैंने इस एग्जाम्पल में, पहले वाले एग्जाम्पल में एक ही वेरिएबल लिया हुआ है, जबकि दूसरे एग्जाम्पल में 2 वेरिएबल लिए हैं। जब एक ही वेरिएबल होगा तो % के बाद आपको पैरेंथेसिस लगाना ऑप्शनल रहेगा, लेकिन जब एक से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तो % के बाद आपको पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल्स को कॉमा से सेपरेट करना होगा। अब कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं इसकी एक कंप्लीट लिस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं और आप देख सकते हैं उसमें आउटपुट क्या आएगा। मैंने कमेंट में हैश के बाद लिखा हुआ है हर प्रिंट का आउटपुट क्या आएगा। आप इसको पॉज करके इत्मीनान से देख सकते हैं। मैंने एक वेरिएबल लिया है x जिसकी वैल्यू 10 है, तो मैं अगर कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा रहा हूँ तो उससे आउटपुट किस तरीके का आता है। देखिए %d और %i जो है वो दोनों इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए होता है। इनफैक्ट %a से भी यही हो रहा है। %f और %F दोनों ही फ्लोट वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए यूज होते हैं। जब आप %f लगाते हैं तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स आपकी प्रिंट होती हैं, चाहे वहां डिजिट ना भी हो तो 0 वहां पर फिलिंग कर देगा। फिर अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो E या कैपिटल E का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि प्रिंटिंग में भी स्मॉल e या कैपिटल E बनेगा। आप G या कैपिटल G का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या फर्क पड़ेगा अगर आप G यूज करते हैं तो? G क्या करता है, अगर वेरिएबल की वैल्यू में पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है अदर देन 0, तो फिर वो उसको इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट करता है, अदरवाइज वो उसे फ्लोटिंग फॉर्मेट में प्रिंट करता है। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर आप देखें मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, x की वैल्यू मान लीजिए 10 है। अभी मैं प्रिंट करता हूँ x इक्वल टू, और
सॉरी यहाँ डबल कोट्स आएगा, फॉर्मेट स्ट्रिंग लिख रहा हूँ %g और मैं प्रिंट करा देता हूँ x की वैल्यू। आप देख सकते हैं इस जगह पे 10 प्रिंट हो रहा है। अच्छा, अब मैं चेंजेस क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू कर दे रहा हूँ 10.0 और फिर से यही वाला प्रिंट चलाऊंगा। आप देखें कि अभी भी 10 ही दिख रहा है, भले ही 10.0 मैंने फ्लोट वैल्यू लिखी है लेकिन उसके बाद भी वो 10 ही दिखा रहा है। अगर मैं लिखता हूँ x में 10.1, अभी भी फ्लोट वैल्यू है पर पॉइंट के बाद 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है %g की मदद से आप पॉइंट के आगे वाली वैल्यू भी प्रिंट करा पाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। यही फर्क है %g और %f में। %f तो हमेशा ही पॉइंट प्रिंट करेगा ही करेगा। इसी तरीके से और भी फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। %o का जब इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑक्टल नंबर सिस्टम में प्रिंट कर रहा है। %x का जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में प्रिंट कर रहा है। %O यूज़ नहीं कर सकते पर $X यूज़ कर सकते हैं, वो हेक्साडेसिमल डिजिट्स को कैपिटल लेटर में प्रिंट करेगा क्योंकि हेक्साडेसिमल डिजिट में A से F तक सिंबल्स भी आते हैं। इसके अलावा %C की मदद से आप कैरेक्टर प्रिंट करा सकते हैं। अब बाय चांस यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 10 रखी हुई थी जिसका मतलब है एंटर की यानी नेक्स्ट लाइन, इसलिए वहाँ पे आपको विजिबली कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन एक लाइन का गैप नज़र आ रहा है। इसके बाद आप %r या %u भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी इंटीजर वैल्यू को ही प्रिंट कर रहे हैं। %u से होगा ये कि अनसाइंड वैल्यू को हम प्रिंट करा सकते हैं, यानी जो नॉन नेगेटिव वैल्यूज होती हैं उसके लिए। चलिए नेक्स्ट चीज़ अब हमको देखना है रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। देखिए रिप्लेसमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये करली ब्रैकेट के पेयर से बनता है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं चलिए वो मैं बता देता हूँ। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया x जिसकी वैल्यू 10 रख लेते हैं, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ y, इस बार इसकी वैल्यू कुछ 3.5 हम रख लेते हैं, और एक और वेरिएबल ले लेता हूँ z जिसकी वैल्यू मैंने रख ली सौरभ। अब मैं एक प्रिंट फंक्शन यूज कर रहा हूँ और इस फंक्शन के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ हेलो, और हेलो के बाद कॉमा भी स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं प्रिंट करना चाहता हूँ सौरभ। तो मैं क्या करूंगा, एक तरीका ये हो सकता है कि मैं लिखूं z और फिर कॉमा लगाऊं, फिर मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू और यहाँ कॉमा लगा के लिखूंगा x, फिर मैं लिखता हूँ डबल कोट्स में स्पेस देकर y इक्वल टू फिर कॉमा लगा के y। ठीक है, अभी इस तरीके से मैंने लिखा, देखें जरा रन करके कि कैसा आउटपुट आता है। आप देख सकते हैं यहाँ आ रहा है हेलो फिर कॉमा, देखिए स्पेस आ रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर होता है वो स्पेस होता है, तो स्पेस तो आपको दिखेगी ही दिखेगी। और आप यहाँ देख सकते हैं सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही है, बस वो एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रही हैं, वही एक बात है जो हमको परेशान कर रही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ रिप्लेसमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम, तरीका ये है कि जब मैं z की वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ यानी नाम, उस जगह पर मैं करली ब्रैकेट लगा देता हूँ। उसके बाद मैंने लिखा, अभी स्ट्रिंग खत्म नहीं करते हैं, हम यहाँ x की वैल्यू प्रिंट कराते हैं और उसके बाद भी मैंने एक करली ब्रैकेट रख दिया है जो कि रिप्लेसमेंट ऑपरेटर है। फिर भी मैंने स्ट्रिंग को खत्म नहीं करा है और मैं लिखता हूँ y, यहाँ y की वैल्यू और इसमें भी करली ब्रैकेट। अभी आप जरा इस स्ट्रिंग को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो, फिर मैं नाम प्रिंट कराना चाहता हूँ तो वहां पे मैंने करली ब्रैकेट लगा दिए यानी रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। रिप्लेसमेंट ऑपरेटर मतलब वो रिप्लेस हो जाएगा, तो जितनी जगह मैंने करली ब्रैकेट लगाए वो रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी डबल कोट्स एंड होता है तो कॉमा मत लगाइएगा, लगाइए डॉट और डॉट के बाद लिखिए फॉर्मेट। फॉर्मेट के बाद आप उन वेरिएबल्स के नाम लिखिए जिनकी वैल्यू आप प्रिंट कराना चाहते हैं। तो आपने लिखा x, y, z। ठीक है, अब आप ये किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, पर पहले आपने जिसको लिखा है वो है x, फिर लिखा है y, फिर लिखा है z। तो जो पहले नंबर पे है उसको आप बोले इंडेक्स 0, फिर y को बोले इंडेक्स 1, मतलब काउंटिंग आप 1 से स्टार्ट करने की बजाय 0 से स्टार्ट करें। तो x मतलब 0, y मतलब 1, z मतलब 2। तो अब आप यहाँ पहले करली ब्रैकेट की जगह किसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, z की, तो आप लिखिए 2। फिर दूसरे करली ब्रैकेट की जगह आप किसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, x की, तो आप लिखिए 0। फिर आप देखिए यहाँ पर आप किसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, y की, तो आप यहाँ लिखिए 1। अब मैं आपको इसको रन करके बताता हूँ। आप देखें यहाँ पर बहुत ही स्मूथली जो एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रही थी वो भी नहीं आ रही है, आपकी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई है। तो ये रिप्लेसमेंट ऑपरेटर का फायदा है। चलिए अब एक और चीज़ देखते हैं, हम इसको एक और दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखता तो क्या होता, अगर मैं कोई नंबर नहीं लिखता हूँ खाली छोड़ता हूँ, यस मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन इस केस में फॉर्मेट फंक्शन के अंदर जो आपने x, y, z लिखा है, जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में कंसिडर हो जाएगा। मतलब ये कि पहले करली ब्रैकेट की जगह x की वैल्यू आएगी, दूसरे करली ब्रैकेट की जगह y की वैल्यू आएगी, तीसरे करली ब्रैकेट के अंदर z की, यानी बाय डिफॉल्ट करली ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स 0, 1, 2 इस तरीके से माना जा रहा है। चलिए मैं इसको रन करके आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले हेलो के बाद x की वैल्यू आ गई है, दैट इज 10,
फिर x इक्वल टू 3.5 आ गया, ये जो कि y की वैल्यू है, फिर आखिरी में सौरभ प्रिंट हो रहा है, दैट इज z की वैल्यू। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, रिप्लेसमेंट ऑपरेटर में हम एक और काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर सीधे सीधे वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हैं। अच्छा, कई लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम एक्स वाई जेड ऑर्डर ना रख के हम यहाँ पर पहले कर दें z, ठीक है, और उसके बाद कर दें x और फिर कर दें y। हाँ, ये बिल्कुल सही है, आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर z पहले प्रिंट हो जाएगा, तो पहले नाम प्रिंट हो जाएगा। देखिए मैं करके बताता हूँ। यस, एग्जैक्टली वही जो आप चाह रहे थे। ओके, अब मैं जो तीसरी चीज़ बता रहा हूँ वो ये है कि हम यहाँ पर सीधे सीधे z लिख दें, हम यहाँ पर लिख दें x, हम यहाँ पर लिख दें y। ठीक है, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब मैं इसको रन कराता हूँ, लेकिन देखिए इसमें कुछ एरर आ रही है। जब आपने z इक्वल्स टू z(x,y) इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमें यहीं पर वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ z इक्वल्स टू सौरभ, तो आपको देखिए तीनों ही वैल्यूज़ में कुछ असाइन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सीधे यहाँ वेरिएबल का नाम करली ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो यदि आप यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर सीधे वेरिएबल की वैल्यूज़ असाइन करते जा रहे हैं, तो आपको ये अलाउड है कि रिप्लेसमेंट ऑपरेटर में आप वेरिएबल के नाम लिख सकते हैं। जबकि हमने ऑलरेडी यहाँ कुछ वैल्यू असाइन करके रखी थी, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ पर भी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, तभी जाके जो वैल्यू यहाँ असाइन करी है वही इन वेरिएबल्स की जगह पर आएगी। तो ये तीन तरीके मैंने आपको बताया रिप्लेसमेंट ऑपरेटर को यूज़ करने के। एक तो आप करली ब्रैकेट को खाली रख सकते हो, दूसरा आप इंडेक्सिंग लिख सकते हो, तीसरा आप वेरिएबल के नाम लिख सकते हो। तीन तरीके से आप काम कर सकते हो। तो आई होप आपने आज प्रिंट मेथड में काफ़ी कुछ नया सीखा है। आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ध्यान में भी रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।